साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में रचनावाद और आकलन, जो कि सीजीटेट, सीटेट एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तीनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट असेसमेंट, इवैल्यूएशन और सीसीई को सिर्फ डेफिनेशन समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल कॉन्सेप्ट से आता है। आज की क्लास के बाद आकलन से जुड़ा कोई भी एमसीक्यू प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, 100% प्रामाणिक तथ्यों के साथ। इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही बारीकी से चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। तो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अनुसार है, आपके सिलेबस में है गणित सीखना सिखाना व आकलन, इसमें से 7 अंक का आता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं को बताया था। अगला है टॉपिक आपका, देखिए कक्षा में रचनावाद आकलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे रचनावाद, मूल विचार है इसका। रचनावाद क्या है उसको समझ लीजिए। ज्ञान दिया नहीं जाता, विद्यार्थी स्वयं बनाता है। सीखना मतलब होता है अनुभव प्लस गतिविधि प्लस पूर्व ज्ञान। शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक, दोनों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है इसे। प्रश्न पूछवाना, गतिविधि या चर्चा, मार्गदर्शन, फीडबैक देना, केवल व्याख्यान या रटान नहीं, ये शिक्षक की भूमिका है। विद्यार्थी की भूमिका सक्रिय भागीदारी, खोज आधारित सीखना, समूह कार्य, गलती से सीखना। एग्जाम लाइन याद रखेंगे, लर्नर एक्टिव, टीचर फैसिलिटेटर। आकलन क्या है, देखिए आकलन क्या है, सीखते समय प्रगति की जांच, उद्देश्य सुधार है, निर्णय नहीं। आकलन के प्रकार, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आकलन, असेसमेंट, इंग्लिश को भी आपको याद रखना है। तो आकलन 2 प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब होता है रचनात्मक, समेटिव मतलब योगात्मक। तो फॉर्मेटिव आकलन कैसे होता है, सीखते समय, और इसका उद्देश्य सुधार करना। समेटिव आखिरी में होता है, इसका उद्देश्य है निर्णय। तो फॉर्मेटिव कैसे, सीखते समय आपको आकलन करना है, जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में उससे चर्चा करना है। और समेटिव अंत में होता है, जैसे आपका वार्षिक परीक्षा होता है, उसके बाद बच्चों को रिजल्ट देते हैं, उन्हें नंबर देते हैं या ग्रेड देते हैं, वो समेटिव है। इसको याद रखेंगे। फॉर्मेटिव का क्या है, उद्देश्य सुधार, समेटिव का उद्देश्य निर्णय। इसको आपको याद रखना है, फॉर्मेटिव सीखते समय और समेटिव अंत में। यहां से देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखते समय, तो चर्चा करना है, उससे प्रश्न उत्तर करना है, बच्चे से कुछ प्रश्न पूछना है, उसका वो उत्तर देगा। प्रोजेक्ट कार्य दे देना बच्चों को, पोर्टफोलियो, होमवर्क दे रहे हैं, ये सब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट सीखने के बाद सीमित भूमिका, जैसे कि यूनिट टेस्ट लेते हैं या वार्षिक परीक्षा होता है। यूनिट टेस्ट पूरे इकाई का हम एक टेस्ट लेते हैं, तो एक इसमें आएगा समेटिव असेसमेंट में। वार्षिक परीक्षा के बाद बच्चों को हम रिजल्ट देते हैं, उसमें नंबर देते हैं, ग्रेड देते हैं, ये क्या है, समेटिव असेसमेंट है, जो कि आखिरी में होता है। फॉर्मेटिव निरंतर चलते रहता है, जैसे तुरंत पढ़ा रहे बच्चों को, तुरंत उससे कुछ प्रश्न करती है, वो जवाब दे दिया, या बच्चे कुछ कार्य कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे टाइप का बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब किस में आएगा, फॉर्मेटिव में आएगा। होमवर्क दिए हैं, वो करके आया है, वो भी क्या हो गया, आपका फॉर्मेटिव हो गया। तो उसका हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं, तो उसका उद्देश्य है सुधार, समेटिव का उद्देश्य है निर्णय। सीसीई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है, और उसका हिंदी नाम भी याद रखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ से देखेंगे सीसीई, तो इसमें से कंटिन्यूअस सी का मतलब हो गया, और दूसरा सी का मतलब कम्प्रहेंसिव। तो कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव है आपका, फॉर्मेटिव आकलन। निरंतर, कम्प्रहेंसिव क्या है, शैक्षिक और सहशैक्षिक।
यहाँ से देखेंगे कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, और कंप्रेहेंसिव मतलब होता है शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक। सीसीई का ही प्रकार है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये दोनों इसका प्रकार है। यहाँ से देखिए सतत कंटिन्यूअस पूरे शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना। कंटिन्यू मूल्यांकन करना है उसका सतत में। व्यापक कंप्रेहेंसिव सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि जीवन कौशल, कला, खेल और अन्य गतिविधियों में भी मूल्यांकन करना। मतलब इसमें कंप्लीट आ जाएगा, दोनों प्रकार का मूल्यांकन करना है, सतत में उसका नियमित मूल्यांकन करते रहना है। देखिए सीखने की प्रक्रिया, असेसमेंट मतलब सुधार, इवैल्यूएशन मतलब निर्णय या परिणाम, इसको आपको याद रखना है। असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग मतलब सीखने के दौरान, इवैल्यूएशन क्या है, आफ्टर लर्निंग मतलब सीखने के बाद, अंत में। एग्जाम लाइन याद रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखते समय आकलन, इसको याद रखेंगे, मेन सीसीई का है, एग्जाम में पूछता है असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखते समय आकलन उसका। एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन के सिद्धांत, इसको आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मुख्य बिंदु को याद रखेंगे। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन के सिद्धांत, यहाँ देखिए क्या क्या होगा, बालक केंद्रित होना चाहिए, निरंतर व व्यापक मूल्यांकन, पूर्व ज्ञान से जुड़ा, फीडबैक आधारित, रटने पर नहीं समझ पर जोर। अगला है विभिन्न चरणों में आकलन, यहां देखेंगे पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक चरण, तो कक्षा 1 से 2, पूर्व 1 से 2 यहाँ पर देखेंगे मुख्य फोकस है बच्चों की गतिविधियां, स्वास्थ्य व शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास। क्या नहीं होना चाहिए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, रटने पर आधारित, इसको याद रखेंगे, पहली दूसरी में लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, रटने पर आधारित प्रश्न नहीं होने चाहिए। मतलब कक्षा 2 तक इस प्रकार का प्रश्न नहीं करना है, परीक्षा नहीं लेना है। कैसा आकलन, रोजमर्रा की गतिविधियों का अवलोकन, उनका ऑब्जर्वेशन करना है, रोजमर्रा की उनकी गतिविधियों का, कोई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी करना है, उनके गुणों पर टिप्पणी करना है। जैसे कि बच्चे बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, इस प्रकार आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया, ये उनका गुणात्मक। आप बहुत अच्छा, जैसे कि कोई कैरम अच्छा खेलता है, आप बढ़िया से कैरम खेल रहे हैं, तो इस प्रकार उनका गुणात्मक टिप्पणी करना है। एग्जाम लाइन याद रखना, इस स्तर पर परीक्षा नहीं, अवलोकन आधारित आकलन होता है, उनका केवल आकलन करना है। प्राथमिक चरण कक्षा 3 से 8, आकलन की विशेषताएं मौखिक प्लस लिखित। देखिए मौखिक और लिखित कहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरी से। अवलोकन शामिल, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। बच्चों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। रिपोर्ट कार्ड में शामिल उपलब्धियां, कमजोर क्षेत्र, सुधार के सुझाव, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कक्षा 5 से स्व मूल्यांकन को बढ़ावा, सेल्फ असेसमेंट, कौन से क्लास से, कक्षा 5 से स्व मूल्यांकन को बढ़ावा, बच्चा अपना खुद का मूल्यांकन करेगा, कौन से क्लास से, कक्षा 5 से, इसको याद रखेंगे। परीक्षा का स्वरूप कक्षा 3 से 8, बड़ी वार्षिक परीक्षा से बचाव, छोटी छोटी परीक्षाएं, मानदंड आधारित मूल्यांकन। एग्जाम ट्रैप याद रखिए, बड़ी परीक्षा नहीं, निरंतर छोटी परीक्षाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। कक्षा 7 से औपचारिक परीक्षा या सत्रीय परीक्षा शुरू हो सकती है, कौन से क्लास से, कक्षा 7 से औपचारिक परीक्षा या सत्रीय परीक्षा। जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो, पढ़ने लिखने में सहज हो। परीक्षा का उद्देश्य भय नहीं, सीखने में सहायता। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12, आकलन आधारित होगा, पाठ्यचर्या के ज्ञान पर, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसको याद रखना है कौन से चरण में कौन सा आकलन करना है, पहली दूसरी में कौन सा,
तीसरी से आठवीं में कौन सा, 9वीं से 12वीं में किस प्रकार का आकलन करना है, इसको याद रखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रस्तुतियाँ। स्वमूल्यांकन व सहपाठी मूल्यांकन भी जरूरी। रिपोर्ट में शामिल हो विभिन्न कौशल, ज्ञान क्षेत्र, रुचियाँ। रिपोर्ट कार्ड एनसीएफ 2005 के अनुसार केवल अंक नहीं, स्वास्थ्य व पोषण, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसको याद रखेंगे एग्जाम लाइन, रिपोर्ट कार्ड बच्चे के समग्र विकास का दस्तावेज। एग्जाम में इसको पूछ देता है। इस चित्र को देखेंगे, चित्र में क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे पर बैग का यहाँ पर क्या है, बोझ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये लोग उठाए हैं बैग को। तो चित्र का भावार्थ समझेंगे। बच्चों पर पढ़ाई या परीक्षा का अनावश्यक दबाव, कम उम्र में श्रम व तनाव, आकलन ऐसा न हो जो बच्चे को बोझ लगे। विभिन्न चरणों में आकलन सेम वही है, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 2 कोई परीक्षा नहीं, कक्षा 3 से 8 निरंतर प्लस मानदंड आधारित, 9वीं से 12वीं प्रोजेक्ट प्लस स्वमूल्यांकन, रिपोर्ट कार्ड, समग्र विकास। इसको याद रखेंगे। कक्षा 1 से 2 कोई लिखित परीक्षा नहीं, गतिविधि व अवलोकन आधारित आकलन, 3 से 8 छोटी छोटी परीक्षाएं, स्वमूल्यांकन कक्षा 5 से, औपचारिक मूल्यांकन या सत्रीय परीक्षा कक्षा 7 से। 9वीं से 12वीं प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, प्रस्तुति, स्वमूल्यांकन प्लस सहपाठी आकलन। एनसीएफ मैसेज, असेसमेंट शुड रिड्यूस स्ट्रेस नॉट इंक्रीज इट। देखिए एमसीक्यू प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन का आधार है तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, गतिविधियों का अवलोकन, वार्षिक परीक्षा। तो कौन सा आधार है इसका, गतिविधियों का अवलोकन, इसका सही उत्तर है। दूसरा देखेंगे कक्षा 1 से 2 में किसे हतोत्साहित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अवलोकन, परियोजना, लिखित परीक्षा। तो इसका उत्तर होगा कौन सा, लिखित परीक्षा को हतोत्साहित किया गया है, बाकी को प्रोत्साहित किया गया है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्वमूल्यांकन को कब शामिल किया जा सकता है। स्वमूल्यांकन कौन से, कक्षा 5 से। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर 9वीं से 12वीं पर आकलन का प्रमुख आधार है तो इसका क्या है, परियोजना व रिपोर्ट। जिन क्षेत्रों का आकलन अंकों से नहीं, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका हम आकलन अंकों से नहीं कर सकते हैं। जैसे गणित का हम अंकों से आकलन करते हैं कि गणित में हमने 100 में कितना पाया, 98 पाया, 95 पाया, 70 पाया, 80 पाया, अंक से करते हैं। विज्ञान का भी वैसी है ना, 70 में 60 पाए, इस प्रकार 65 पाए, अंकों से। लेकिन इसका अंक से नहीं होता है। किसका किसका याद रखेंगे, योग, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, सामाजिक गुण, स्वास्थ्य, काम। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अंकों से इसका आकलन नहीं होता है, तो अंक आधारित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन नहीं है, योग, कला, स्वास्थ्य, संगीत। और इसमें और देखेंगे गुण आधारित है, रुचि, सहभागिता, आदतें, अभिव्यक्ति। गुणात्मक अवलोकन आवश्यक। एग्जाम लाइन याद रखेंगे, नॉट ऑल लर्निंग आउटकम्स कैन बी मेजर्ड बाय मार्क्स। शिक्षण के क्रम में आकलन, पढ़ाते समय आकलन, अलग से परीक्षा जरूरी नहीं, दैनिक गतिविधियां ही आकलन का आधार। स्व आकलन और प्रतिपुष्टि, यहाँ पर देखेंगे स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, प्रतिपुष्टि कहते हैं फीडबैक। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, देखेंगे सेल्फ असेसमेंट में आत्मचिंतन, आत्मनियमन। फीडबैक समय पर, सुधारोन्मुख, निर्णयात्मक नहीं। फीडबैक को याद रखना है, सुधारोन्मुख होना चाहिए, निर्णयात्मक नहीं होना चाहिए। इसका फ्लो देखेंगे, प्रयास, स्व आकलन, फीडबैक, सुधार। यहाँ पर इसको याद रखिए, इसको देखेंगे आपका प्रयास, खुद का आकलन करेंगे, शिक्षक फीडबैक देगा, फिर उसमें सुधार करेंगे। स्व आकलन क्या है, जब विद्यार्थी स्वयं अपने कार्य, अपनी समझ, अपनी गलतियों का मूल्यांकन करता है।
बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा। एनसीएफ 2005 असेसमेंट का उद्देश्य प्रगति को समझना है, न कि केवल अंक देना। स्व आकलन की भूमिका। स्व आकलन से आत्मचिंतन विकसित होता है, सीखने के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, परीक्षा का डर कम होता है, सुधार की दिशा मिलती है। प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है, अंग्रेजी भी याद रखेंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को दी गई सार्थक समय पर सुधारोन्मुख जानकारी क्या है, फीडबैक है। केवल गलत या सही कहना फीडबैक नहीं है। प्रभावी फीडबैक की विशेषताएं। प्रदर्शन को सुधारने की दिशा दिखाए, परीक्षा की डर के बिना सीखने को प्रेरित करे, पढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन दे। एनसीएफ का संदेश, फीडबैक शुड गाइड लर्निंग नॉट जज लर्नर्स। स्व आकलन प्लस प्रतिपुष्टि इक्वल सीखने में सुधार। विद्यार्थी का प्रयास, स्व आकलन, शिक्षक की प्रतिपुष्टि, गलतियों की समझ, सीखने में सुधार। इस प्रकार याद रखेंगे। आपका है देखिए पूर्व ज्ञान, गतिविधि या चर्चा, अवलोकन, उसके बाद आपका फीडबैक, फिर सीखने में सुधार। इसको याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। एनसीएफ 2005 कहता है सीखते समय आकलन। इसको देखेंगे। आपका सेल्स असेसमेंट मतलब क्या, आत्मचिंतन। फीडबैक सुधार की दिशा, रिजल्ट नहीं प्रोसेस का मूल्यांकन। कंपटीशन अर्ली नहीं होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, कंपटीशन का भावना नहीं होना चाहिए प्रारंभिक कक्षाओं में। और क्वालिटेटिव कमेंट्स, क्वालिटी के उनके गुणात्मक कमेंट करना है, उन पर गुणों का अवलोकन। बच्चों के लिए लाभ, अपनी गलतियां समझना, आत्मनियमन, आत्मविश्वास, स्वतंत्र सीखना। एनसीएफ 2005 बच्चे अपनी गलतियों से सीखना सीखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की समस्या, निर्णयात्मक, डर पैदा करने वाली, केवल अंक आधारित, ये इसकी समस्या है। स्व आकलन व प्रतिपुष्टि क्या है, इन नकारात्मक गुणों को समाप्त करते हैं। जो पारंपरिक हमारा परीक्षा चला आ रहा है उसकी समस्या है, जो अंक आधारित है, डर पैदा करती है। रिपोर्ट कार्ड में स्व आकलन, रिपोर्ट कार्ड में शामिल होना चाहिए। याद रखेंगे बच्चे का स्व आकलन, शिक्षक की गुणात्मक टिप्पणी, केवल अंक पर्याप्त नहीं, बच्चे के गुणों को उसमें क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड में लिखना है। क्या नहीं, एनसीएफ 2005 इसको याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका देखिए एनसीएफ 2005 क्या नहीं चाहता, केवल लिखित परीक्षा, रटने पर आधारित प्रश्न, डर व दंड आधारित आकलन, उनको डराना धमकाना नहीं है, केवल अंक पर जोर, ये एनसीएफ 2005 नहीं चाहता। इस प्रकार देखिए केवल अंक, रटान, भय, दंड, प्रारंभिक कक्षाओं में प्रतियोगिता, इसको तो याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 कभी नहीं चाहता प्रारंभिक कक्षाओं में प्रतियोगिता हो। परीक्षा व प्रतिस्पर्धा की समस्या, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से क्या होगा, भय, तनाव और रटान, रटेंगे उनमें डर पैदा होगा, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो, और तनाव होगा। चित्र या उदाहरण से देखिए, उदाहरण भिन्न 1/2। अब भिन्न को कैसे समझाना है, जैसे 1/2, तो 1/2 को बच्चे को समझाना है तो उसको ऐसे ब्लैक बोर्ड से नहीं समझाना है, उसको एक सेब लेना है, सेब को क्या कर देना है, 2 टुकड़ा कर देना है, अलग अलग कर देना है सेब को 2 टुकड़ा कर देना है, और फिर बताना है बच्चे को कि इस एक भाग को 1/2 कहते हैं, इसको भी 1/2, दोनों को मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सेब को उसको काट करके दिखाना है, ये आधा वाला भाग ये इसको 1/2 कहते हैं। क्लियर है। इस प्रकार अवलोकन प्लस प्रश्न फॉर्मेटिव असेसमेंट है। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है सीजी टेट में, फैसिलिटेटर। असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ, इसको भी एग्जाम में पूछता है, सीखते समय आकलन। सीसीई फोकस, शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक, सेल्फ असेसमेंट से क्या विकसित होता है, आत्मनियमन,
किन क्षेत्रों का आकलन अंकों से नहीं, गणित, विज्ञान, कला, योग, भाषा। तो इसका कला और योग का। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। एनसीएफ 2005 में आकलन का उद्देश्य है सीखने में सुधार। सीसीई का संबंध है निरंतर व व्यापक आकलन से। आकलन किस पर केंद्रित है? सीखने की प्रक्रिया पर। शिक्षक की भूमिका है फैसिलिटेटर। लास्ट में देखिए, एक्टिव लर्नर, फैसिलिटेटर, टीचर, कंटिन्यूअस फीडबैक इक्वल क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट, रचनावादी आकलन। ऐसा कहीं भी आपको दिखेगा तो उसका मतलब है रचनावादी आकलन। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन सीखने का अभिन्न अंग है। यह निरंतर प्रक्रिया आधारित और सुधारोन्मुख होना चाहिए। रचनावादी कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है तथा स्व आकलन और प्रतिपुष्टि के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मचिंतन व आत्मनियमन का विकास किया जाता है। असेसमेंट, इसको याद रखेंगे, असेसमेंट जो मूल्यांकन है वो सुधार, आकलन सुधार के लिए है। इवाल्यूएशन निर्णय के लिए, याद रखेंगे, असेसमेंट आकलन सुधार के लिए, इवाल्यूएशन मूल्यांकन निर्णय के लिए। और एनसीएफ 2005 क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक प्लस कंटिन्यूअस। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, टीचिंग के साथ असेसमेंट होना चाहिए, मतलब सिखाते समय आकलन होना चाहिए। ऑल लर्निंग नॉट इक्वल मार्क्स, मतलब सिखा रहे तो जो अंक ही उसका जरूरी नहीं है। क्वालिटेटिव प्लस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर कंपटीशन अर्ली स्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में जो है प्रतियोगिता कंपटीशन का भावना नहीं होना है। आकलन मतलब सीखने का अंग, उद्देश्य है सुधार, परीक्षा नहीं आकलन होना चाहिए उसका, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए आकलन में। देखिए, महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य है चयन करना, तुलना करना, सीखने में सुधार, अंक देना। तो इसका उत्तर क्या होगा? सीखने में सुधार होगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो क्या होती है? मार्गदर्शक की, फैसिलिटेटर की। असेसमेंट फॉर लर्निंग का तात्पर्य है सीखते समय आकलन, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखते समय आकलन। सीसीई का कॉम्प्रिहेंसिव घटक दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है सीसीई का? कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है तो शैक्षिक प्लस सशैक्षिक। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। कक्षा 1 से 2 में एनसीएफ 2005 किसे हतोत्साहित करता है? किसको? आपका लिखित परीक्षा को हतोत्साहित करता है, बाकी सबको प्रोत्साहित करेगा गतिविधि आधारित अवलोकन गुणात्मक टिप्पणी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी आकलन के विरुद्ध है? तो रचनावादी आकलन के विरुद्ध कौन सा है? एक बार की वार्षिक परीक्षा। बाकी रचनावादी आकलन के साथ कौन है? फीडबैक, सतत, स्व आकलन। स्व आकलन से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? तो स्व आकलन से क्या विकसित होगा? आपका आत्मनियमन, इसका सही उत्तर है। सभी अधिगम परिणामों को अंकों से नहीं आंका जा सकता, यह कथन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एनसीएफ 2005 से। निम्न में से किस क्षेत्र का आकलन अंकों के माध्यम से उपयुक्त नहीं है? किसका? अंक से गणित का होता है, विज्ञान का होता है, भाषा का होता है, लेकिन कला और शारीरिक शिक्षा का अंक से नहीं होता। शिक्षण के क्रम में आकलन का अर्थ है पढ़ाने के बाद परीक्षा, पढ़ाते समय निरंतर अवलोकन। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक की विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता क्या नहीं है? दंडात्मक होना, इसका विशेषता नहीं है। बाकी समय पर देना, सुधार की दिशा दिखाना, सोच को समझना, ये सब। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में प्रतिस्पर्धा
सीखने को बढ़ाती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ाती है, सीखने को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। खुले प्रश्न का उद्देश्य है याददाश्त जांचना, एक सही उत्तर पाना, सोचने की प्रक्रिया जांचना, इसका सही उत्तर है। केवल अंक आधारित मूल्यांकन का प्रमुख दोष है, तो अंक आधारित का प्रमुख दोष क्या है? भय और तनाव। रचनावादी आकलन में गलती को माना जाता है, क्या माना जाता है? गलती को सीखने का अवसर। आगे देखेंगे एग्जाम पावर कैप्सूल। असेसमेंट नॉट एग्जामिनेशन। असेसमेंट इक्वल कंटिन्यूअस प्लस प्रोसेस बेस्ड। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। सेल्फ असेसमेंट इक्वल सेल्फ रेगुलेशन। अर्ली कंपटीशन इक्वल लर्निंग लॉस। 100% एग्जाम टिप, जहां भी शब्द दिखे आप याद रखेंगे, फीडबैक, कंटिन्यूअस, प्रोसेस, चाइल्ड सेंट्रिक, सेल्फ असेसमेंट, इस प्रकार दिखेगा तो इसका उत्तर हमेशा होगा एनसीएफ 2005 या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी। आगे देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है आपका। एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? सुधार। आकलन को किससे जोड़ा जाना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया से। एनसीएफ 2005 किसका विरोध करता है? प्रतिस्पर्धात्मक आकलन का। आकलन को बार बार परीक्षा लेना क्यों नहीं माना जाना चाहिए? आकलन एक सतत प्रक्रिया है। आगे देखेंगे और शिक्षण के क्रम में आकलन का अर्थ है पढ़ाते समय निरंतर आकलन। एनसीएफ 2005 के अनुसार किन क्षेत्रों का आकलन अंकों से नहीं किया जा सकता? कला व शारीरिक शिक्षा। अच्छे प्रश्नों की विशेषता है सोचने की प्रक्रिया जांचना। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से क्या बढ़ता है? तनाव व सीखने में बाधा। स्व आकलन का प्रमुख उद्देश्य है आत्मचिंतन। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रभावी प्रतिपुष्टि सुधारोन्मुख होती है, इसको याद रखेंगे। स्व आकलन से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? आत्मनियमन। केवल अंकों पर आधारित आकलन का विरोध किसने किया? एनसीएफ 2005। देखिए सीजीटेट में जो पूछे गए 2012 से 2024 तक के एमसीक्यू प्रश्न हैं जो सीजीटेट में पूछा गया है, किस टाइप से प्रश्न आते हैं हम देखेंगे। यहाँ से देखिए आपका सीजीटेट 2012 प्रश्न है ये। कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, बच्चों के विषय ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चे कक्षा में नियमित रहते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन करने से। तो उसका मूल्यांकन करेंगे। गणित की पाठ्यचर्या के मुख्य गुण है, इसका है आपका महत्वाकांक्षी, सुसंगत, महत्वपूर्ण गणित सिखाना, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। वर्तमान पाठ्यचर्या के दोष है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। तो इसका उत्तर है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी रचनावादी उपागम बल देती है। अगला प्रश्न है पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है, बाल केंद्रित शिक्षण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य संकीर्ण कौन सा? संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऐसा आप देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चे की सोच का गणितीकरण है, जिसका अर्थ है तार्किक निष्कर्ष के लिए विचारों की स्पष्टता और धारणाओं का विकास करना। यह एक व्यापक उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य या प्राथमिक लक्ष्य बच्चे में आवश्यक संख्यात्मक कौशल, गणना, मापन, दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को हल करना, विकसित करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है संख्यात्मक कौशल। उसके बाद अन्य विकल्प बीजगणित, परिकल्पना, मापन, रैखिक गणित संबंधित जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ये व्यापक लक्ष्य है। आकलन का निकटतम संबंध होता है किससे? विषय वस्तु से। अगला प्रश्न है अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? तो इसका उत्तर है क्या? गणितीय फलन। अगला प्रश्न है परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र की समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे? तो परिधि की संकल्पना के लिए छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, तो धागे का टुकड़ा लेकर वह क्या करेगा? धागे के टुकड़े से ऐसे करके वो घुमा सकता है, तो उसको समझ में आ जाएगा क्या होगा, वह परिधि की संकल्पना को समझ पाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा को उनकी कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का प्रसंभावित कारण। इसका है ऑप्शन ए, इसका उत्तर है गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। ये असमर्थता बोल रहा है गणितीय ज्ञान रखने की प्राथमिक छात्र के लिए है, तो यह है गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोच रहे यह समझने में शिक्षक मदद करे, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए। तो चौथा को छोड़ करके बाकी पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? रचनावादी आकलन का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया है? पियाजे ने। रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं, बच्चों के आसपास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ प्रश्न जो रचनावादी कक्षा में बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, तो ये दूसरा को छोड़ करके बाकी कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा इसमें आएगा आपका, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3, 4, 1। मतलब गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका उत्तर होगा क्लासरूम ऑपरेशन। पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग द्वारा रिक्त स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है अंधों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि देखिए जियोजेब्रा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणित, विशेष रूप से ज्यामिति, बीजगणित और सांख्यिकी के शिक्षण और सीखने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक दृश्य और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है, इसलिए दृष्टिबाधित या अंधे छात्र इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है? इसका उत्तर है आपका सीखने का अवसर बढ़ाना, ऑप्शन ए। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है, इसका उत्तर है आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना।
गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों प्रकार का आपका दिया है। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः नैदानिक, योगात्मक और रचनात्मक तीनों प्रकार का होना चाहिए। तो नैदानिक मूल्यांकन है आपका, यह शिक्षण से पहले या उसके दौरान छात्रों के पिछले ज्ञान और सीखने के अंतराल की पहचान में मदद करता है। योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव, यह एक इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों की कुल उपलब्धि का अंतिम मूल्यांकन प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने की कठिनाइयों का निदान करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया उन्मुख प्रक्रिया है। अगला है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। तो कौन सा है? सांप सीढ़ी खेल खेलेंगे बच्चों से, क्या है, संख्या को जानेंगे, 1 2 3 4 5, उसमें गिनती रहता है 1 से 100 तक का गिनती, तो इस प्रकार वो संख्या को जान पाएंगे। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो इसका उत्तर है अनुसंधान। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो इसका उत्तर है स्वरूप और कार्य पद्धति। ये नहीं है, बाकी सब उसका आयाम है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। इसका उत्तर है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या बढ़ावा हेतु। अगला प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, बच्चों को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए। अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रचनावादी कक्षा की विशेषता है, तो यह इस बच्चा शिक्षण का एक अच्छा संग्रहकर्ता होता है। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। वह प्रश्न करने और अपने तर्क करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, ये सही है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है, ये नहीं होगा। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, ये भी नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, तो ऑप्शन ए और डी इसका सही है, मतलब ऑप्शन ए, केवल ए और डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए, केवल ए और डी। इसका अंतिम प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें, ये नहीं होगा। क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी, ये है। खुलकर विचार विमर्श करें, ये भी है। हल के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो रचनावादी कक्षा में ये दोनों नहीं होगा तो कौन सा होगा? बी और सी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल बी और सी। इसमें का प्रश्न आएगा तो जरूर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।